हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रविंद्र हुड्डा। मैं हुड्डा हॉस्पिटल रोहतक से बोल रहा हूँ। आपको आज वैक्सीनेशन इन चिल्ड्रन के बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा। वैक्सीनेशन जो है क्या है, रोगों से लड़ने के लिए जो हम टीकाकरण करते हैं उसको वैक्सीन बोलते हैं। तो इसकी ज़रूरत कहाँ से महसूस हुई? सबसे आप देख सकते हैं, बड़ी माता का बीमारी होती थी, स्मॉल पॉक्स बोलते थे, 1978 में बिल्कुल ख़त्म हो गई, जड़ से ख़त्म हो गई। उसका कारण ये वैक्सीन ही थे। और पोलियो लगभग हमारे कोई भी केस आपको गली मोहल्ले में लंगड़ा आदमी चलता हुआ या बच्चा चलता हुआ दिख जाता था, वो अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो भी लगभग उन्मूलन की तरफ है। एक दो देश में थोड़े बहुत एक दो इक्का दुक्का पेशेंट बचे हैं, बाकी वो भी लगभग उन्मूलन की तरफ है। तीसरी जो है, जैसे खसरा है, अब गवर्नमेंट का फोकस खसरा और कनपेड पे रहा है, तो वो भी लगभग अगले 5-10 साल में उन्मूलन की तरफ अग्रसर है। तो वो दिखने बंद हो जाएंगे आपको खसरे के जो पेशेंट हैं। तो इसका मतलब ये है कि वैक्सीनेशन बहुत कारगर तरीका है रोगों से बचाव करने का, और ये पब्लिक हेल्थ के टूल के तौर पे बहुत पॉपुलर है, क्योंकि जो खर्चा वैक्सीनेशन में लगता है वो बीमारियों के इलाज से बहुत कम होता है। तो पब्लिक हेल्थ टूल के तौर पे बहुत कारगर तरीका है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि भाई वैक्सीनेशन में वैक्सीन होते क्या हैं और वो ज़रूरत क्या है उनकी वैक्सीन की। वैक्सीन जो है एक तरह से कमज़ोर कीटाणुओं को कमज़ोर कर दिया जाता है और वो शरीर के अंदर घुसाए जाते हैं। कमज़ोर कीटाणुओं को घुसा दिया जाता है, वो शरीर की जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो उनके अगेंस्ट फाइट करती है। वो उनको पहचान के एक अपना जैसे बारकोडिंग सी करके रख लेती है कि भाई ये कीटाणु आएगा तो मुझे तुरंत कार्य करना है। वैक्सीनेशन का यही सिद्धांत है कि कमज़ोर कीटाणु को घुसा दिया जाता है अंदर, इंजेक्शन लगा के वो अपना ग्रो करते हैं, बढ़ जाते हैं, और जो उसके बाद वो हल्की सी बीमारी शरीर में पैदा करते हैं, लेकिन वो बीमारी हमें महसूस नहीं होगी। लेकिन शरीर की प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको पता लग जाएगा कि इस तरह का कीटाणु जब भी आएगा तो हमें तुरंत तैयार रहना है, और तुरंत तैयार रहने में वो जल्दी से अपना, जब भी नेक्स्ट एक्सपोजर होएगा तो जल्दी से अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन इस तरह से अपना काम करता है। अब ये कि वो जो है वैक्सीन की ज़रूरत क्या है उसमें। अब भाई मैंने बताया पब्लिक हेल्थ टूल के तौर पे बहुत कारगर चीज़ है और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। बच्चे का स्कूल जाना नहीं छूटेगा, बड़े आदमी को बीमारी होती है तो उसका कामकाज खराब होता है, काम धंधे पे असर पड़ता है, सैलरी कटती है उसकी। ये सारी चीज़ों से अगर वो वैक्सीनेशन लगे हुए हैं तो इन सब से बचाव हो जाएगा। तो एक तरह से फाइनेंशियल लॉस से भी बच जाएंगे और शरीर को होने वाले नुकसान से भी वो बचाव रह जाएगा। तो अब ये कि पेशेंट पूछता है या आप सब भी जानना चाहेंगे कि कब लेके जाना है बच्चे को टीकाकरण के लिए, कब क्या शेड्यूल रहता है। उसमें देखिए दो तरह के शेड्यूल हैं। एक तो गवर्नमेंट का बना हुआ शेड्यूल है जिसको नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बोलते हैं, NIS बोलते हैं। तो इसमें जो टीके हैं वो सबसे ज़रूरी वाले टीके हैं और सबसे गंभीर बीमारियों वाले टीके सरकार ने इसमें शामिल कर रखे हैं, और ये टीके हमें किसी भी कीमत पे छोड़ने नहीं है, ज़रूर लगवाने हैं। तो ये तो हुआ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल वाला। ये आमतौर पे सरकारी अस्पताल या आंगनवाड़ी में लगता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। दूसरी है IAP रिकमेंडेड वैक्सीन। IAP का मतलब इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो हमारी जो सर्वोच्च संस्था है बच्चों के डॉक्टरों की संस्था, जो वो IAP बोलते हैं, वो उन्होंने इसी तरह का शेड्यूल डिवाइस कर रखा है। उसमें गवर्नमेंट वाले टीके तो हैं ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा इंजेक्शन भी हैं, जो ये सब इंजेक्शन गवर्नमेंट वाले इंजेक्शन के एडिशनल हैं। तो जो सबसे ज़रूरी बीमारियों वाले गवर्नमेंट वाले इंजेक्शन है उनसे तो बचाव होता ही है, साथ में काफ़ी बीमारियां एक्स्ट्रा भी इसमें कवर होती हैं। तो IAP का जो शेड्यूल है
उसमें जो है एक्स्ट्रा टीके हैं, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। और वो बाकी बीमारी से बचाव, तो संपूर्ण बचाव के लिए तो IAP वाला जो कैलेंडर है वो फॉलो होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं टीकाकरण सारणी। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन मैं इसको कोशिश करूँगा सरल से सरल तरीके से बताने की आपको। सबसे पहला है, जब बच्चा पैदा होता है तो बर्थ पे सबसे पहले BCG और पोलियो का ड्रॉप्स और हेपेटाइटिस बी, ये 3 जो है ना आमतौर पर खुराक दी जाती हैं। BCG TB से बचाव करता है और आमतौर पे लेफ्ट कंधे पे जो छोटा सा निशान बनता है, जो 1 महीने या 2 महीने बाद एक छोटा सा निशान छोड़ता है, वो BCG होता है। जैसे जिसको पहले ज़माने में जैसे नस्तर होते थे, ये नस्तर टाइप का टीका है। और ये बिल्कुल ऑलमोस्ट पेनलेस होता है, बुखार वगैरह कुछ भी नहीं आता। पोलियो की डोज पिलाई जाती है और साथ में हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये मैंने आपको बताया शुरू में। ये ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल पैदा होने वाले दिन ही दिया जाए। अगर अस्पताल से छुट्टी हो रही है तो उसी टाइम दे देना चाहिए, लेकिन अगर छुट्टी नहीं हो रही, माँ को रखने की जरूरत है अस्पताल में, तो आमतौर पे 3 से 15 दिन के बीच में कभी भी ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। फिर हम आते हैं 1.5 महीने पे। 1.5 महीने पे जो इंजेक्शन है वो है, एक तो पेंटावेलेंट वैक्सीन लगता है। पेंटावेलेंट का मतलब 5 बीमारियों से बचाव का टीका। उसके अंदर DPT होता है। DPT का मतलब डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस। डिप्थीरिया गलगोटो को बोलते हैं, पर्टुसिस काली खांसी को बोलते हैं, और टेटनस धनुषबा को बोलते हैं, धनुषबाव। टेटनस जो कि चोट लगते ही हम तुरंत टेटनस का इंजेक्शन लगवाने भागते हैं। अगर हमने ये DPT वाला शेड्यूल पूरा कर रखा है तो टेटनस का इंजेक्शन बीच में लगवाने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो ये तो हो गया DPT। चौथा है हेपेटाइटिस बी, जो पीलिया से बचाव करता है, हमने बर्थ पे भी लगाया था, वो यहाँ रिपीट होना है। और 5वां है HIV, जिसको दिमागी बुखार का इंजेक्शन बोलते हैं। तो ये 5 को मिला के पेंटावेलेंट वैक्सीन बोलते हैं, पेंटावेलेंट वैक्सीन, जिसको पेंटा भी बोलते हैं ब्रीफ में। तो एक तो पेंटा लगाना है 1.5 महीने पे। दूसरा जो है हमें लगाना है निमोनिया से बचाव का टीका, न्यूमोकोकल वैक्सीन, जो आप आजकल आपने रेडियो पे ऐड भी सुनते रहते होंगे, तो वो निमोनिया से बचाव करता है। तीसरा है रोटा वायरस से बचाव का टीका। रोटा वायरस से बचाव का टीका जो कि लूज मोशन होने से बच्चे को बचाव करता है। 2 साल तक जो बच्चे में लूज मोशन होते हैं, आमतौर पर रोटा वायरस की वजह से होते हैं, तो रोटा वायरस का वैक्सीन इसके लिए लगाया जाता है। तो ये है 1.5 महीने पे जो टीकाकरण का सूची है। अब 2.5 महीने पे 1.5 महीने पे एक चीज़ और याद नहीं रहा मुझे, वो है पोलियो का इंजेक्शन भी जो है ना रिकमेंडेड है कि लगवाना है। पोलियो ड्रॉप्स भी पिला सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे अब क्योंकि पोलियो उन्मूलन की तरफ है, तो हमें पोलियो का इंजेक्शन की सिफारिश की जाती है। फिर 2.5 महीने पे हमें एक तो पेंटावेलेंट लगाना है, जो मैंने डिटेल में आपको बता दिया, जो 5 बीमारियों से बचाव करता है, गलघोटू, काली खांसी, टेटनस और पीलिया और दिमागी बुखार। तो 5 तो ये हो गए। तो निमोनिया का इस टाइम पे सरकारी अस्पताल में नहीं दिया जाता है, और उसके साथ रोटा वायरस का वैक्सीन जो लूज मोशन वाला है वो भी इसमें दिया जाता है। 3.5 महीने पे जो हमने 1.5 महीने पे लगाए थे पेंटावेलेंट, रोटा वायरस और निमोनिया, ये सारे, और साथ में पोलियो का इंजेक्शन लगाना है। तो ये हो गए। ये हम अभी फ़िलहाल NIS यानी नेशनल इम्यूनाइजेशन इंस्टीट्यूट जो सरकारी अस्पताल में लगते हैं, उन इंजेक्शन की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं बाद में आपको बताऊंगा कि वो इंजेक्शन जो कि प्राइवेट अस्पताल में इनसे अलग लगते हैं, जो एक्स्ट्रा बीमारियां जो कवर करने के लिए। उसके बाद 9 महीने पे खसरे का इंजेक्शन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगाया जाता है, खसरे का, और साथ में जापानी बुखार का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। जापानी बुखार का इंजेक्शन जो है स्पेशल एरियाज़ में ही लगाया जाता है, जहाँ पे जापानी बुखार का प्रकोप ज़्यादा रहता है। बाकी खसरा और रुबेला का इंजेक्शन 9 महीने पे लगाया जाता है। उसके बाद 12 से 15 महीने पे एक विजिट रहता है। 12 से 15 महीने पे जो बच्चा है उसको उसका क्या नाम है, ये वाला इंजेक्शन लगाया जाता है। जो निमोनिया का इंजेक्शन जो हमने 2.5 महीने पे नहीं लगाया था, 3rd डोज यहाँ पे लगा दी जाती है वो सरकारी अस्पताल में। उसके बाद है
15 से 18 महीने पे बच्चे का विजिट होता है। उसमें काली खांसी वाला इंजेक्शन, काली खांसी, गलघोटू और टेटनस वाला इंजेक्शन, तो उसको पेंटा के तौर पे भी लगा सकते हैं, या फिर आमतौर पे गलघोटू, काली खांसी, टेटनस और साथ में दिमागी बुखार का तो क्वाड्रा वैक्सीन के तौर पे ये प्रचलित है नाम। तो 16 से 24 महीने पे ये इंजेक्शन लगाया जाता है, 16 से 24 महीने पे। साथ में इसमें विटामिन ए की डोज भी पिलाई जा सकती है, और पोलियो का जो इंजेक्शन है वो भी रिपीट किया जा सकता है। उसके बाद है 5 साल पे, 5 साल पे डीपीटी का इंजेक्शन ही लगता है, और 10 साल पे डीटी का इंजेक्शन लगता है, जिसमें काली खांसी का थोड़ा बहुत और मेनली टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये रहा है सरकारी अस्पताल का टीकाकरण शेड्यूल। अब हम आते हैं प्राइवेट अस्पताल में, इससे क्या डिफरेंट है। प्राइवेट अस्पताल में जो इससे डिफरेंट है वो है, एक तो पेनलेस इंजेक्शन है डीपीटी का, वो 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे प्राइवेट अस्पताल ऑफर करते हैं। वो बचाव दर तो उनकी लगभग बराबर ही है, लेकिन बुखार और दर्द थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ये महंगा पड़ता है। तो लेकिन जिसको ट्रैवल करना है, या जिनको ज़्यादा सेंसिटिव हैं पेरेंट्स कि भाई हमारा बच्चा ज़्यादा नहीं रोना चाहिए, वो पेरेंट्स लगवा सकते हैं, क्योंकि बचाव दर बिल्कुल बराबर है। जो सरकारी वाला इंजेक्शन है उसके बचाव दर बिल्कुल बराबर है, लेकिन ये बुखार और दर्द थोड़ा सा कम पैदा करता है। इसी तरह से जो सरकारी वाले हैं पेंटा और रोटा और जो है निमोनिया वाले, वो 1.5, 2.5, 3.5 महीने पे प्राइवेट अस्पताल आमतौर पे देते हैं। और फिर जो है 6 और 7 महीने पे फ्लू का वैक्सीन लगता है। फ्लू का वैक्सीन सीजन वाइज लगता है, और अमूमन हर साल ये रिपीट करवाना पड़ता है। शुरू में 2 डोज लगेंगी 1 महीने का गैप करके, उसके बाद जो है दोबारा हमें 2 साल, 3 साल, 4 साल पे फिर लगवाना पड़ेगा। तो ये फ्लू वैक्सीन होता है, जो बार बार जिनको जुकाम या सांस की तकलीफ, दमे की समस्या रहती है, उनको ये इंजेक्शन ज़रूर लगवा लेना चाहिए। और सामान्य तौर पे हम बच्चों में ये इंजेक्शन प्राइवेट अस्पताल में लगाते हैं। फिर 9 महीने पे ऑलमोस्ट वही वैक्सीन है, MMR और जापानी बुखार का इंजेक्शन लगाया जाता है। फिर 1 साल पे जो है, 1 साल पे पीलिया का, जो काला पीलिया का इंजेक्शन है, हेपेटाइटिस ए का इंजेक्शन इसमें लगाया जाता है। वो 6 महीने के गैप पे 2 डोज रहती हैं, एक 1 साल पे और फिर दूसरा 1.5 साल पे, उसका डोज लगाने का प्रावधान है। फिर 15 महीने पे MMR का इंजेक्शन लगाया जाता है, और 18 महीने पे पेंटावेलेंट वैक्सीन लगाया जाता है। तो ये अमूमन ये शेड्यूल रहता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। इससे अलग जो कुछ इंजेक्शन है, जैसे मेनिंजाइटिस का इंजेक्शन है और कोलरा का इंजेक्शन है, तो ये स्पेशल सर्कमस्टांस वाले होते हैं, जब बीमारियां फैल रही हैं तभी लगवाना है। सामान्य तौर पे इसकी सिफारिश नहीं की जाती, तो रूटीन में ये सारे इंजेक्शन है। तो एक इंजेक्शन और हम थोड़ा अभी डिस्कस करेंगे, वो है वेरिसेला वैक्सीन। ये छोटी मात्रा से बचाव करता है, चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं। तो इसका जो शेड्यूल रहता है, आमतौर पे MMR के साथ 15 महीने पे हमें देना है, और उसके बाद 18 महीने पे भी सेकेंड डोज देनी है। या अगर 18 महीने पे नहीं देना चाहेंगे, भाई कई सारे इंजेक्शन हो गए, काली खांसी और वो सारे, तो फिर हम 5 साल पे इसको रिपीट कर सकते हैं। तो ये था जो प्राइवेट हॉस्पिटल का शेड्यूल, जो कि उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर थे जो हमने डिस्कस किया आपके सामने। अब जो है पेशेंट के सवाल होते हैं, या आम आदमी का सवाल होता है कि भाई ये क्या लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन करते हैं? नहीं, लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन ज़्यादातर वैक्सीन जो है लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन करते हैं। खासकर जो लाइव कीटाणु है, जिसमें जिंदा कीटाणु होते हैं, वो आमतौर पे हम क्लेम करते हैं कि लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन करते हैं। हालांकि 20-30 साल तो डेफिनेटली बचाव करते हैं। दूसरे जो हैं जिसमें कील्ड वाले ऑर्गेनिज्म डाले जाते हैं, वो अमूमन हमें रिपीट करने पड़ते हैं, और वो काफ़ी हद तक जो है ना बूस्टर वगैरह लगाने के बाद लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देने में सक्षम होते हैं। मैं इसकी तुलना करूँगा एक तरह से, जैसे हम हेलमेट पहन के स्कूटर चलाते हैं। हम हेलमेट पहन के, यूँ तो नहीं है कि बिल्कुल हमारा एक्सीडेंट होएगा ही नहीं, एक्सीडेंट होएगा, लेकिन हमें चोट कम लगेगी। यही बात वैक्सीन पे लागू होती है। आमतौर पे बीमारी होएगी नहीं, बीमारी अगर होएगी तो बीमारी इतनी गंभीर रूप धारण नहीं करेगी। जैसे कोरोना में आपने देखा, कोरोना में ये था कि भाई लोगों को बीमार तो हो रहे थे जिनको कोरोना का वैक्सीन लग रहा था, लेकिन
वो इतनी गंभीर रूप धारण नहीं कर रहे थे और उनकी मौत नहीं हो रही थी। तो यही फ़ायदा होता है वैक्सीन लगवाने का। अब पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं, तो कॉमन इंस्ट्रक्शन वैक्सीनेशन से पहले और बाद में। एक तो कोई भी बीमारी है बच्चे को तो वो ज़रूर बतानी है डॉक्टर के साथ, तो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि भाई उस हालत में वैक्सीन देना है या नहीं। दूसरी बात, कोई लॉन्ग टर्म इलनेस है तो उसके बारे में ज़रूर डिसाइड करना है। तीसरी बात ये होती है रिकॉर्ड हमेशा लेके आना है। रिकॉर्ड, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड जो बनाते हैं डॉक्टर्स, वो साथ लेके आना है ताकि हमें तय करने में सुविधा रहे कि भाई कौन सा इंजेक्शन मिल चुका है, कौन सा छूटा हुआ है। चौथी बात ये है कि वैक्सीनेशन के बाद आमतौर पे आधे घंटे तक हॉस्पिटल में बैठना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसी टाइम पे पता लग पाए और उसका निराकरण किया जा सके। तुरंत घर के लिए नहीं निकलना है। तो ये ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है पेरेंट्स के लिए। और अब वार्निंग साइन क्या है जिन पर तुरंत हमें सचेत हो जाना है, वो वार्निंग साइंस क्या है? बच्चा अगर नीला पड़ जाए वैक्सीन के बाद, या बिल्कुल ढीला हो जाए, या सांस में कोई दिक्कत आए, सांस उखड़ जाए, या किसी भी तरह की एबनॉर्मल मूवमेंट्स हो बॉडी में, जैसे कमेडा टाइप की कोई मूवमेंट, जैसे दौरा पड़ जाता है, उस टाइप की कोई भी मूवमेंट दिखाई दे तो ये वार्निंग साइन है और तुरंत जहाँ से भी वैक्सीनेशन कराया है तुरंत वहाँ से संपर्क करना है ताकि उसका निराकरण किया जा सके। अब एक सवाल और उठता है कि भाई कई बार वैक्सीन छूट जाता है, डिले हो जाता है तो उसमें ये है कि भाई वो पीरियड एक्सपोजर के लिए थोड़ा सा हमने उसको गैप दे दिया है कि उसमें चांसेस रहते हैं एक्सपोज होने के और बीमार होने के चांसेस स्लाइटली बढ़ जाते हैं। पर उसके बावजूद भी जब भी वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, तो जब भी हमें याद आ जाए तो टीका तुरंत लगवा लेना है ताकि उस बीमारी से बचा जा सके। उससे रूटीन शेड्यूल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना और हम उससे आगे फिर बढ़ सकते हैं। और सीरियस साइड इफ़ेक्ट जो हैं, कुछ अफवाहें भी फैलती हैं जब भी, जैसे पोलियो की कुछ, जैसे हमारे कुछ मुस्लिम कम्युनिटी में अफवाहें फैली थी कि भाई इससे वो हो जाता है, नपुंसकता आती है, ये आती है, वो आती है, विकलांगता आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे वेल लाइसेंस्ड और रिसर्च के बाद गवर्नमेंट इनको अप्रूव करती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर वो अप्रूव करती है, तो बहुत रिसर्च के बाद इनको लाइसेंस मिलता है। तो आमतौर पे इन अफवाहों पे ध्यान ना दें और अपना पूर्ण टीकाकरण कराना चाहिए और किसी भी प्रॉब्लम होने पे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ये आमतौर पे वैक्सीनेशन की बातें थी। और एक सवाल और भी उठता है, जैसे कैंप वगैरह लगते हैं कि भाई पोलियो की वैक्सीनेशन होती है, या आप स्कूलों में लगाए थे, MR वैक्सीन लगाए गए थे 9 महीने से 15 साल के बच्चों को। ये कैंप वाले वैक्सीन, ये मास उसको होता है मास प्रोटेक्शन के लिए कि भाई बीच में कोई गैप रह गए हैं, उन गैप को सील करने के लिए होते हैं। तो ये भी लगवा लेने हैं और ये एक्स्ट्रा होते हैं। तो इनके साथ साथ रूटीन वैक्सीनेशन से हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है और रूटीन वैक्सीनेशन हमें लगवाते रहना है। सो आप सबको ये मेरी सलाह है और रिक्वेस्ट है, आप सब अपने संपूर्ण टीकाकरण कराइए, गवर्नमेंट में कराइए और अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी करा सकते हैं और अपने बच्चों को स्वस्थ और खुशहाल बना के रखिए ताकि देश स्वस्थ रहे। थैंक यू।